शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने आज नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विदर्भ में पार्टी की स्थिति, आगामी लोकसभा चुनाव और तथाकथित बोगस बाबाओं से जुड़े विवादों पर खुलकर बयान दिया। निरुपम ने कहा कि विदर्भ में पहले शिवसेना की मजबूत पकड़ थी, लेकिन समय के साथ संगठन कमजोर हुआ। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और वे पुरानी व नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत सहयोगी है, न कि प्रतिस्पर्धा। उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए निरुपम ने कहा कि जब पार्टी में संकट आया तब नेतृत्व को सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे राज्य भर में सक्रिय रहे, जबकि ठाकरे नजर नहीं आए, जिससे पार्टी कमजोर हुई। निरुपम ने कहा कि शिंदे का कदम सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा के लिए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में है, जिससे आने वाले चुनावों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अशोक खरात मामले पर उठ रहे सवालों को लेकर निरुपम ने कहा कि नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उनके निजी कृत्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को इस मामले की जानकारी होती तो वे सख्त कार्रवाई करते। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के हाथों का औजार बनकर बड़े नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाजप आमच्यासाठी आव्हान नाही आहे, भाजप आमची सहकारी पार्टी आहे। भाजप बरोबर आम्ही काम करून, ज्याप्रमाणे भाजप शिवसेना बरोबर काम करून एक स्वतःचा विस्तार केला, त्याचप्रमाणे आम्ही पण आमच्या पक्षाचा जो पाया आहे तो मजबूत करणार महाराष्ट्रात। एक दुसरा, नितीश कुमार, तुम्ही सांगितलं की सर्व पक्ष भाजपचे जे सहकारी पक्ष असतात ते पक्ष भाजपवाले संपवतात, असं नाही आहे। नितीश कुमारचा पक्ष संपला का? नितीश कुमारचा पक्ष जेवढे एमएलए आहेत तेवढेच एमएलए भाजपचे आहेत बिहार में। 20 वर्षापासून भाजप आणि जेडीयूच्या युती आहे, अलायन्स आहे, तरीही एनसीपी जेडीयू म्हणजे तो तेवढाच मोठा पक्ष आहे। तो जेव्हा पक्ष संपतो मतलब तो स्वतःच्या कारणास्तव संपतो। भाजपचं काही त्याच्यामध्ये काही योगदान नाही। हा, जेव्हा दोन पक्ष बरोबर काम करतो तेव्हा एक वाटाघाटीमध्ये एक टसल होतो आणि टसल राहायला पाहिजे। प्रत्येक व्यक्ती, शिवसेनाचे लोक आम्ही असं समजतो की आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे भाजपवाले पण असं समजतात की आम्हाला आमच्या पक्षाला विस्तार करायचा आहे। तो प्रत्येक पक्ष स्वतःला विस्तार करण्याचा एक कार्यक्रम राबवतो आणि आम्ही पण राबवणार आणि आम्ही आमचा पक्ष बनवणार, ते भाजपवाले स्वतःचा पक्ष बनवणार आणि जोपर्यंत आम्ही मजबूत आहोत तोपर्यंत भाजपचे लायकीचे आहोत। जोपर्यंत आम्ही कमजोर होणार, समजा आम्ही कमजोर झाले तो कमकुवत झाले तो वो भाजपसाठी पण एक नुकसान आहे। तो भाजपला ताकद देण्यासाठी शिवसेनाची मजबूती आवश्यक है। प्रश्न चिन्हों के सामने लग रहे, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने इसी को आपके प्रदीप दादा के और आपके सवाल को एक थोड़ा विस्तृत रूप देते हुए मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी फ्रॉड किस्म के बाबा के चक्कर में कोई पॉलिटिशियन लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन खुद उनके चक्कर में नहीं जाते, वो खुद अप्रोच करते हैं हमको। वो अपने बड़े बड़े जो प्रवचन रखते हैं उसमें पॉलिटिशियन लोग को बुलाते हैं, फिर उनके घर पे जाते हैं, उनके अपने आश्रम में बुलाते हैं। मैंने आसाराम बापू बताया, राम रहीम उधर का देख लीजिए, हरियाणा वाले जो है बाबा राम, एक राम रहीम थे, एक और बाबा और एक और रामनाथ है, रामकांत। ये सब गंदे लोग हैं, इन लोगों से सबको सावधान रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं, शिंदे जी भी कोशिश करते हैं, फिर भी 2-4 बाबा आ जाते हैं मिलने जुलने के लिए, तो हम मिल लेते हैं। लेकिन किसी बाबा से मिलना मतलब उसके कुकृत्य का हिस्सा है, ये कतई नहीं हो सकता। और शिंदे साहब को मैं जितना जानता हूं वो लाडली बहनों का सम्मान दिलाने वाले नेता हैं। अगर उनको कहीं भी कभी पहले पता भी चल जाता कि जो बाबा हमारे घर पे आ रहा है, बंगले पे आ रहा है, या मैं जिस बाबा से मिलने गया हूं नासिक दौरे के दरमियान, वो हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूट रहा है, उनकी असमत लूट रहा है, तो उसी समय शिंदे साहब उसको अंदर डलवा देते हैं। इतना मुझे विश्वास है शिंदे साहब के, और शिंदे साहब का इतना महिलाओं के प्रति उनके मन में इतना सम्मान है। खराब प्रकरण सामने आने की वजह से अजित दादा की फाइल क्या करने की कोशिश? अजित दादा की फाइल है क्या? ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ सामने नहीं आया। क्या ब्लैक बॉक्स के बारे
बारे में कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज है कि हर प्लेन क्रैश होने के बाद वो मिलता ही मिलता है। वो डीजीसीए के पास है, पूरा प्लेन जल के राख हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स कभी राख नहीं होता, वो इस तरह के मटेरियल से बना होता है। और जिन लोगों को शक है कि अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई फाउल प्ले था या कोई एक जिसको घात पात कहते हैं, मेरा साफ साफ कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत दादा का प्लेन क्रैश हुआ था, उसको प्लेन क्रैश कराने में किसी ने कोई षड्यंत्र रचा था, मेरा व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने का निवेदन दिया कि साहब इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दो। सीबीआई इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या है? जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरे प्रस्ताव को सीबीआई के समक्ष रखती है। अब सीबीआई उस पूरे केस में मेरिट तलाशती है कि क्या इसमें कोई ये महज एक्सीडेंट है या इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब वो कॉन्स्पिरेसी के जो मेरिट ढूंढने में सीबीआई लगी हुई है। जिस दिन उनको कॉन्स्पिरेसी का छोटा सा भी कोई एक संकेत मिल जाएगा, सीबीआई इंक्वायरी करेगी। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी से पहले ही कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि अजीत दादा का एक्सीडेंट ने उनको मारा गया, मुझे लगता है कि वो एक जंपिंग द गन होता है ना, वो बहुत मतलब कुछ निष्कर्ष आने से पहले ही वो अपनी बात थोपे जा रहे हैं समाज पे, जो कि सरासर गलत है। निरुपम सर, माझा एक प्रश्न आहे। अशी एक धारणा आहे की बीजेपी सोबत जो जो अलायन्स करतो ज्या ज्या राज्यामध्ये, तिथं तो प्रादेशिक पक्ष संपवला जातो। जसं बिहारचं उदाहरण घ्या, आता नितीश कुमारांचं जसं जे झालेले त्यांना राज्यसभेत पाठवलं झालं। तुमची ही नियुक्ती ही खूपच व्यवस्थित हे करून पाठवलेली आहे तुम्हाला काय वाटतं? नागपूर शहर आणि नागपूर जिल्हा हा पूर्णतः बीजेपीचा गड आहे। नागपूर शहर तर मुख्यमंत्र्यांचं आणि केंद्रीय मंत्र्यांचं शहर आहे। अशा वेळेस तुम्ही जे तुमची इथं पाळेमुळे शोधत आले किंवा त्याला घट्ट करायचंय, तुम्हाला भाजपचं किती आव्हान वाटतं नागपूर जिल्ह्यात आणि नागपूर शहरामध्ये? देखिए, अशोक खरात जैसे जो बाबा लोग हैं, इन बाबाओं से सबको सावधान रहना चाहिए। ये हमारे देश के ऊपर, समाज के ऊपर, पूरी मानवता के ऊपर बहुत बड़े कलंक है। और ऐसे बाबा बंद कमरे में पीछे क्या करते हैं इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। जब भंडा फूटता है तो पता चलता है। लेकिन ऐसे बाबाओं की लगातार कोशिश होती है कि वो पॉलिटिशियंस या थोड़े प्रभावशाली लोगों को अपने पास बुलाएं। वो अपने चेलों को भेजते हैं, अपने शिष्यों को भेजते हैं और ऐसे लोगों को लेके आते हैं और उनके नाम पर अपना पीआर करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आसाराम बापू है। आसाराम बापू के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके फॉलोअर रहे, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब आसाराम बापू बलात्कारी निकला। अब क्या उसके बलात्कारी होने का समर्थन हमें से कोई कर सकता है? क्या मोदी जी कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक व्यक्ति है, प्रवचन दे रहा है, उसको सुना जाए। वो कुछ एक पूजा पाठ कराना चाहता है, शिवलिंग का जलाभिषेक कराना चाहता है और उसके लिए बुलाते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर बाबाओं को सम्मान देते हुए चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि इनके इतने बड़े काले कारनामे हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। तो अशोक खरात एक मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से एक बाबा करके हमारे संपर्क में आए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो हरकतें चल रही हैं उन हरकतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी बन गई है, उस खरात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी खासकर माताओं बहनों का बयान सुनेंगे तो उनकी तरफ से जो एक स्वर में आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि उसको सरेआम फांसी दो।